स्वागत है आपका ब्रेन एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट और एक क्विक रिव्यू होगा एक तरह से चैनल का चैप्टर का। ठीक है, ध्यान से देखो, वो जो गलतियां तुमने करी हैं वो सुधारनी है। देखो क्या गलतियां करी है। सबसे पहले तुम्हें डिफरेंस नहीं पता है, V क्या है, V नॉट क्या है और VRMS क्या है। इसी तरह से I नॉट और IRMS होता है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या होती रहे, चेंज होती रहे। उसकी वैल्यू कांस्टेंट DC की तरह नहीं चलती है कि 5 एम्पियर है तो कंटिन्यूस 5 एम्पियर ही मिल रहा है। इसमें क्या है, अगर 5 एम्पियर का करंट चल रहा है तो हमें 0 से लेके 5 तक चलेगा, फिर 5 से फिर 0 हो जाएगा। एक साइकिलिक फॉर्म में चलता है। किस फॉर्म में चलेगा? साइकिलिक फॉर्म में। एक्चुअली क्या है ना कि ये इस तरह से होगा। एक ये क्या है, साइकिल है। ये क्या है? साइकिल। और यहाँ से देखो, इसका ये जो एम्पलीट्यूड आप देख रहे हो, अगर हमने बोला ये 5 एम्पियर है तो ये यहाँ 5 एम्पियर होगा इस पॉइंट पे। ये हमारी मीन वैल्यू है। तो अब जब यहाँ से कोई चीज़ घूमनी शुरू हुई इस तरह से तो ये कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले हमने कहा t1 टाइम पे हमारा ये जो वेक्टर था इस पॉइंट पे था, तो ये 0 से शुरू हुआ, t आगे बढ़ रहा है, टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है, तो 0 पे यहाँ से शुरू हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो किस तरह से बढ़ेगा? हमने कहा 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे यहाँ आया, फिर उसके बाद ये यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट पे आया, इस तरह से यहाँ पे पहुँचा, तो किस जगह आया? इस जगह। और यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू कैसी थी? मैक्सिमम। सही है। साइन 0, 10, 30 डिग्री, 45 बोल लो इसको, और ये 90 बोल लो। हर पॉइंट पे ये वैल्यू क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है ना। है करंट के लिए हम मान रहे हैं, ये तुम्हें समझाने के लिए मान रहे हैं हम, ये कॉइल टर्न कर रही है जो अलग अलग एंगल कट कर रही है। सही है। अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से जनरेट होता है? जब भी फ्लक्स चेंज होगा। वही तो पढ़ा है EMI में, पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा है? जब भी फ्लक्स चेंज होता है, किसी भी सर्किट से लिंक्ड, किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में कोई चेंज होगा तो कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस्ड होगा? EMF। सही है। और EMF अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो करंट कितना होगा? E/R। यही है। तो हमने कहा ये जैसे जैसे टर्न करती है कॉइल, फ्लक्स चेंज होता है, उस हिसाब से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फिर थीटा चेंज होता चला जाएगा वापस 180 की तरफ, तो ये वापस से घूम के क्या आ जाएगा? फिर 0, क्योंकि टाइम के साथ तो आगे आगे बढ़ रहा है ना। उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ टर्न करेगा इस तरह से, और जब नीचे की तरफ टर्न करेगा तो हमारी ये साइकिल नीचे की फॉर्मेशन में चलेगी। हाँ ये है ना, देख ये 0 एंगल है, ये कौन सा एंगल है? 90, तो इसे लिखेंगे π/2। उसके बाद ये घूम के फिर यहाँ आएगा, तो ये घूम के वापस 0 आ गया, ये कितना हो जाएगा? पाई। 0 π/2 दैट इज़ 90। 90 यहाँ है ना, तो ये 90 यहाँ पहुँचा। इसके बाद 180, तो 180 वापस यहाँ आ गया। सही है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 0 पाई 3π/2, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 2π। ये हो गई एक कंप्लीट साइकिल। समझ में आया? आ रहा है? 0, आधा, 1, 1.5, 2। भाई 0, आधा, 1, 1.5 और 2 सही नहीं है काउंटिंग। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? करंट की वैल्यू एक जैसी नहीं थी। करंट की वैल्यू क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो पिछले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा है? दैट E इज इक्वल टू -d∅/dt। सही है। और फाई हमारा क्या होता है? फाई इज इक्वल टू होता है VDS cos थीटा।
बी डॉट डी एस कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ ई इज इक्वल टू हो जाए माइनस डी ओवर डी टी बी डी एस कॉस थीटा, तो ये ई निकल के आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। पर यहाँ पे हमने देखा यहाँ तो थीटा है और यहाँ क्या है टी, तो हमने इसे एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेशन में देखा। हमने कहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होती है वो क्या होती है 2 पाई अपॉन टी। क्या होती है 2 पाई अपॉन टी। और ये 2 पाई क्या है हमारा एंगल ही तो है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं थीटा अपॉन टी। क्या लिख सकते हैं थीटा अपॉन टी। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे यहाँ से क्या आ गया ओमेगा टी नहीं आया, तो हमने कहा इस थीटा को चेंज करो टी की फॉर्मेशन में, क्या लिखो ओमेगा टी, तो हमने इसकी जगह ओमेगा टी लिख दिया। तो ई इज इक्वल टू हमारा हो गया माइनस डी अपॉन डी टी बी डॉट डी एस। डी एस हमारा क्या है स्मॉल एरिया, कंप्लीट के लिए ए एरिया हो जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा ओमेगा टी। तो हमने बी डी एस तो आगे ले लिया क्योंकि हमें सिर्फ टी के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू हमारा क्या है माइनस बी डॉट ए। अब मैं इसे ए लिख देता हूँ, वही है ए एरिया, डी एस भी क्या है कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आप यहाँ बी ए कॉस थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ओमेगा टी का कितना डिफरेंशिएशन होगा कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना होगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। अब बी ओमेगा ए को हमने एक नई टर्म दी और उसे हमने बोला ई नॉट। क्या बोला तो ई इज इक्वल टू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये देखो ये वैल्यू भी याद रखना, ई नॉट इज इक्वल टू बी ओमेगा ए। हाँ बी हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है ओमेगा हमारे क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ए हमारा क्या है एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो ये जो हमारा ई नॉट आया, ई नॉट हमारे क्या है पीक वैल्यू, क्या है पीक वैल्यू। हाँ अब पीक वैल्यू क्या है, ये जैसे हमने देखा ये सपोज अभी एम्पियर नहीं मान रहे, हमने कहा 5 वोल्ट, क्या है तो ये जो 5 वोल्ट है मैक्सिमम है ना, यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, तो ई किसके बराबर हो जाएगा ई नॉट। भाई अगर हमने लिखा हाँ जी वोल्टेज भी वैल्यू चेंज होती है हर पॉइंट पे, सही है। तो देखो 0 था, 0 से वोल्टेज धीरे धीरे चेंज होगी 90 पे कैसे हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा 1, ई किसके बराबर हो जाएगा ई नॉट के। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी पीक वैल्यू है ई नॉट, ठीक है। तो ये जो हर पॉइंट पे ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है कि भाई यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी है, ये क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ई क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। पीक वैल्यू तो वहाँ होगी ना सबसे ऊपर, बिल्कुल और सबसे नीचे। बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ +5 यहाँ -5, ओके। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव चलेंगी, ये सारी वैल्यू नेगेटिव चलेंगी। इसीलिए जब एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज निकाला जाता है तो 0 आता है। क्यों कंप्लीट साइकिल में जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है। तो ये चीज़ याद रखना, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज जब हम निकालते हैं तो 0 आता है, ऊपर पॉजिटिव बराबर और नीचे नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। जितनी यहाँ पे जो वैल्यू पॉजिटिव होंगी इसमें उतनी ही वैल्यू हमें नेगेटिव। इसलिए हाफ साइकिल का मीन निकालोगे तो नहीं आएगा, हाफ साइकिल का अगर मीन वैल्यू निकालोगे तो निकल जाएगा, लेकिन अगर फुल साइकिल के लिए निकालोगे तो 0 आ जाएगा। सही है, ये समझ में आ गया। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आती है एक RMS वैल्यू। क्या आती है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, तो देखो जैसा हम कह रहे हैं कि हमारा फुल टाइम के लिए 5 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल नहीं था, पोटेंशियल की वैल्यू 0 से 5 तक और फिर 5 से 0 तक चल रही थी, समझ में आया।
ये हमारा फुल टाइम के लिए तो नहीं था। तो हमने कहा जैसे ही अगर मान के चलो मैं पावर वगैरह निकालनी हो, जैसे पावर वगैरह कैलकुलेट करनी हो, तो उसमें हम क्या लिखते थे, P इज टू वी आई, क्या लिखते हैं, P इज टू आई वी या वी आई, एक ही बात है। तो हमने कहा इसमें हम 5 तो नहीं रख सकते क्योंकि फुल टाइम वो 5 तो था नहीं। तो इसके लिए हमने क्या कहा, हमने कहा इसके इक्विवेलेंट एक ऐसी वोल्टेज हमें चाहिए जिसे अगर हम जितने समय तक हमने ये दिया है उतने समय तक अगर हम वही वैल्यू दें तो सेम इफेक्ट डेवलप हो। उस वैल्यू को नाम दिया गया VRMS, क्या नाम है, या RMS वैल्यू। ये करंट के लिए भी होती है और वोल्टेज के लिए भी। जैसे हम बोलते हैं ना घर में हमें 220 वोल्ट मिलते हैं, तो ये जो 220 वोल्ट है ये RMS वैल्यू है हमारी, समझ में आया। ये 220 वोल्ट जो आ रहे हैं ये क्या है, RMS वैल्यू है हमारी। पीक वैल्यू इसके इक्विवेलेंट तुम निकाल लो, IRMS। VRMS क्या होता है, V0 अपॉन √2, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया। हाँ एक तरह से रूट मीन। तो VRMS हमारा जो होगा वो क्या होगा, V0 अपॉन √2। जो जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट हम करते हैं तो IRMS VRMS का यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये तो किसके लिए होगा, वोल्टेज के लिए। अगर हम करंट के लिए निकालें IRMS तो ये क्या हो जाएगा, I0 अपॉन √2। अब देखो I0 का क्या मतलब है, अगर हम कहें जो कॉइल चल रही है, जो भी कॉइल चल रही है उसका रेजिस्टेंस R है, सही है। इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट लिख लो या कॉइल लिख लो, या कॉइल, तो इसमें R से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा E अपॉन R इज इक्वल टू E0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब E अपॉन R किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये तुम्हारे किसके लिए बन गया, करंट के लिए। तो जो चीज़ें वोल्टेज में चल रही हैं वही चीज़ें करंट में भी चल रही हैं। ये क्या, इंस्टेंटेनियस करंट, क्या है, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और साइन ओमेगा टी वही फेज एंगल जो चेंज हो रहा है। इसके बाद IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2। तो जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो हमें जब भी पावर कैलकुलेट करेंगे तो P के लिए हम IRMS इंटू VRMS लगाएंगे, समझ में आया। कभी भी I0 V0 वैसे नहीं रखते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारा बेसिक था, अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक, जहाँ तुम गलतियाँ कर रहे थे जो तुम्हें पता नहीं है। तो इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने टाइम में ये अपनी साइकिल्स पूरी कर रहा है। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम इसको लगा, दैट इज़ द वन साइकिल ही है ये जो खींची है यहाँ से यहाँ तक। एक साइकिल का मतलब यहाँ से यहाँ गया, एक पूरा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आया तो नीचे वाला पूरा हो गया, तो दिस इज़ द वन साइकिल। यहाँ देखो वन साइकिल है। अब एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय इसको लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो हमने बोला टाइम पीरियड, कॉइल को अपना वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड T। तो ये हो जाएगा, T से डिनोट करेंगे इसे, ठीक है। इसको यहीं लिख देता हूँ T। अच्छा, इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, यूनिट टाइम में कितने साइकिल कंप्लीट करता है वो। टाइम पीरियड को अभी रुक जाओ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूनिट टाइम में कितनी साइकिल पूरी कर रहा है। तो हमने कहा यूनिट टाइम में वो 50 साइकिल पूरी कर लेता है, तो ये क्या होगा इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ कंप्लीट इन यूनिट टाइम इन
यूनिट टाइम इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। सही है। तो देखो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा क्या है, और ये हम नॉर्मल लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में फिर क्या फ़र्क हो गया, तो हमने कहा देखो 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरे करे, तो एक चक्कर कितने उसमें पूरा करेगा, 1/50 सेकंड में। तो ये अगर यहाँ से हम रिलेशन निकालें तो हम ये लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू 1/t, यही तो रिलेशन हो गया, न्यू इज इक्वल टू, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। सही है। तो ओमेगा जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी ये क्या थी, 2 पाई अपॉन टी, जहाँ टी हमने क्या माना, टाइम पीरियड। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। 1/t किसके बराबर है, न्यू के बराबर है ना, 1/t न्यू के बराबर है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू। तो ये हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, वो लीनियर फ्रिक्वेंसी है जो तुम्हें हमारे इंडिया में जो चलता है साइकिल, लाइट एसी करंट जो हमारे पास आता है इंडिया में, उसकी जो साइकिल है यानी फ्रीक्वेंसी है कौन सी, न्यू, वो है 50 हर्ट्ज़। क्या है, अब देखो फ़र्क क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है ना वो होती है रेडियन पर सेकंड, हर्ट्ज़ नहीं होती है वो। अगर तुम्हें रेडियन पर सेकंड दिया तो समझ लो ओमेगा दिया है, न्यू नहीं दिया। सही है। और हर्ट्ज़ दिया है तो न्यू है। सही है।